रिसेंटली अनुभव सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में एजेंडा बेस्ड फिल्म्स को सपोर्ट किया। भाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा अपना एजेंडा है। अनुभव सिन्हा का कहना है कि एजेंडा वाली फिल्में बननी चाहिए और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजेंडा फिल्म में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एन एजेंडा फिल्म? क्या समस्या है? सारी दुनिया देखती है, सबको अच्छी लगती है। पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में कई एजेंडा बेस्ड फिल्में बनी हैं। गोदरा का सच खा के बैठ गए, एक दिन देश का बच्चा जवाब। चेकपोस्ट से लेके पीछे तक बहुत सारे सिंह हैं और बहुत शुक्ला त्रिवेदी है, पर सबका कानून सेम है। ये इतना सालों बाद भी आपको ये बात समझ नहीं आया। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। अब ट्रेलर में तो लिख देते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, लेकिन कहानी को अपने तरीके से ट्विस्ट करके परोसा जाता है। ये उनका सच है, मैं उनके सच को कैसे झुठला दूं? आज बॉलीवुड में एक्टर्स और फिल्म मेकर्स का लेफ्ट विंग राइट विंग के बेसिस पे अलग अलग गैंग बन चुका है। ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी से ज्यादा ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रमोटर्स हैं। अब कुछ की तो सालों से कोई फिल्म में नहीं आई है, लेकिन फिर भी अपने किसी न किसी पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड स्टेटमेंट के लिए लगातार न्यूज में बने रहते हैं। ये सच है कि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, और हाँ, ये भी सच है कि मैंने एक मुसलमान लड़के से शादी करी है। एक और सच बताना चाहती हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन अभी कुछ ही सालों पहले तक ये लोग ऐसे नहीं हुआ करते थे। अगर अनुभव सिन्हा की फिल्मोग्राफी को देखें तो 2014 से पहले तक उनकी जितनी भी फिल्में थी वो या तो रोमांस या एक्शन जॉनर की हुआ करती थी, लेकिन पोस्ट 2014 सडनली उनकी फिल्मों में एजेंडा दिखने लगा है। आर्टिकल 15 एजेंडा फिल्म नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ है 80 भी एजेंडा फिल्म है और हर फिल्म बननी चाहिए। सोशल मुद्दों के नाम पर उनकी फिल्मों में सटल पॉलिटिकल बायस साफ साफ दिखता है। 2001 में अनुभव सिन्हा की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म आई थी तुम बिन, जो एक मल्टी स्टारर रोमांटिक फिल्म थी। 2003 में आपको पहले भी कहीं देखा है वो आई थी, जो एक कॉमेडी ड्रामा थी। 2005 में 10 विच इज एन एक्शन जॉनर फिल्म। 2006 में तथास्तु अगेन एक्शन ड्रामा। 2007 कैश थ्रिलर। 2011 रावण साइंस फिक्शन। और यहाँ तक अनुभव सिन्हा की किसी फिल्म में कोई भी सोशल मुद्दे के नाम पर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं था। 2014 में आई थी गुलाबी गैंग, जो वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल करप्शन पर बेस्ड फिल्म थी। लेकिन इसके बाद सिर्फ 2016 में आई तुम बिन पार्ट 2 को छोड़कर, जो तुम बिन पार्ट 1 के मैजिक को रिक्रिएट करने की एक नाकाम कोशिश थी, अनुभव सिन्हा की हर फिल्म जो पोस्ट 2014 बनी है उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा देखने को जरूर मिला है। चाहे 2018 में आई फिल्म मुल्क हो, जिसका प्लॉट तो इस्लामोफोबिया था, लेकिन इसमें फिल्म के मेन कैरेक्टर को एक टेररिस्ट दिखाया गया है जो एक मुस्लिम है। रेडिकलाइज्ड होकर वो करता है और जब इस वजह से उसके पूरे परिवार को सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ता है तो एक हिंदू लॉयर तापसी पन्नू उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाती है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी तक कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं। इस फिल्म का मकसद हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाना तो दूर, बल्कि ये इन दोनों कम्युनिटीज के बीच के दरार को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, सिर्फ अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ाने के लिए। क्या चौबे, क्या नहीं मिलता आप लोगों को यहाँ? हमने कहा था रुक जाइए, चले जाना चाहिए था ना पाकिस्तान। पहले तक मुस्लिम यूथ को बताकर एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को और मजबूत बना दिया जाता है कि ऑल मुस्लिम्स, और फिर एक हिंदू कैरेक्टर को डेलिबरेटली बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं और उनका मसीहा बना देते हैं, जिसे कट्टर हिंदुओं को और टीज करने की कोशिश की जाती है। नाम क्या हुआ आपका? आरती। पूरा नाम? आरती मोहम्मद। कैसे समाज में बदलाव आएगा, भाईचारा बढ़ेगा या लोग भड़केंगे, कंट्रोवर्सी होगी और आपकी फिल्म हेडलाइन बनेगी। ये फिल्म 2017 के लखनऊ के मोहम्मद सैफुल्लाह एनकाउंटर केस पर बेस्ड है। क्या हो गया तुम्हें शाहिद? आ जाओ बेटा, अभी नहीं आ सकेंगे हम लड़ाई पर निकले हैं अपनी। फिल्म में चालाकी से रियल और फैब्रिकेटेड स्टोरी को आपस में जोड़कर पोर्ट्रे किया गया है। सैफुल्लाह के फादर ने सैफुल्लाह को देशद्रोही बताकर उसकी बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर दी थी। देखिए, जो देशद्रोही है वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। और फिल्म में भी इसे दिखाया गया है। ये हमारे घर का बच्चा नहीं है, आपको जो करना है इसके साथ कीजिए, हमें नहीं चाहिए। रियलिटी में सैफुल्लाह के फादर के इस देश प्रेम को खुद राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में इसकी तारीफ की थी। मैं सैफुल्लाह के पिता के प्रति
सरकार की तरफ से भी पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। सैफुल्ला के फादर ने भी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन फिल्म में तो इस्लामोफोबिया और हिंदू मुस्लिम डिवाइड को दिखाना था, तो ये पूरा का पूरा एंगल ही फिल्म से हटा दिया गया। ऐसी फिल्में लोगों को जोड़ती कम बल्कि तोड़ती ज्यादा है। इस तरीके की स्टोरी टेलिंग से ना भाईचारा बनेगा और ना ही इस्लामोफोबिया घटेगा। बनेगी तो सिर्फ कंट्रोवर्सी, और उस कंट्रोवर्सी के दम पर इनकी फिल्में बिकती हैं। अनुभव सिन्हा का कहना है कि एजेंडा बेस्ड मूवी बनाना इज टोटली फाइन, बस एजेंडा में झूठ नहीं होना चाहिए। उस एजेंडा में अगर झूठ है तो समस्या है, उस एजेंडा में झूठ अगर है तो समस्या है, वरना एजेंडा की फिल्म तो बनानी। आर्टिस्ट तो अपना पॉलिटिकल सोशल एक्सप्रेशन ही तो करता है। जबकि इनकी एक और एजेंडा ड्रिवन फिल्म आई थी आर्टिकल 15, जो पूरी तरह से झूठ पर बेस्ड है। मुल्क के बाद 2019 में अनुभव सिन्हा की एक और फिल्म आई थी आर्टिकल 15, जो बदायूं गैंग पर बेस्ड कहानी थी। अब कहने को तो फिल्म कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर थी, लेकिन इस फिल्म को एक बार दोबारा से पूरी तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बनाया गया था। जो रियल इंसिडेंट हुआ था उसमें 2 टीनेज विक्टिम्स थी जो बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करती थी। यस, दे वर फाइनेंशियली पुअर, जिस वजह से इस केस को इनिशियली बहुत ही ढिलाई से इन्वेस्टिगेट किया गया था, और आगे चलकर इसमें कुछ पुलिस वालों का नाम भी सामने आया था। जिस घिनौने क्राइम को अंजाम देने वाले परपेट्रेटर्स थे वो भी बैकवर्ड कम्युनिटी को ही बिलोंग करते थे। जिन पुलिस कांस्टेबल्स का नाम इस केस में आया था वो भी इसी कम्युनिटी के ही थे। जब केस सामने आया था इनिशियली इन विक्टिम्स को कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में दलित बताया गया था, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसा नहीं है। लेकिन अनुभव सिन्हा की फिल्म आर्टिकल 15 में विक्टिम और परपेट्रेटर्स के कास्ट को डेलिबरेटली बदल कर रख दिया गया है। विक्टिम्स को लोअर कास्ट और क्राइम करने वालों को अपर कास्ट का दिखाया गया है। इनफैक्ट इस फिल्म के लीड आयुष्मान खुराना, जिसे वंस अगेन एज अ मसीहा पोर्ट्रे किया गया है, उसे भी अपर कास्ट का दिखाया गया है। जाटव जी, आप दलित हैं? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सिम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी हैं। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण हैं सर। और अपनी जात के लोगों के घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए दिखाया गया है। उनको मार के पेट पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे। Now, इसे सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग कहते हैं, यानी कहानी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाना जो फिल्म मेकर के अपने नैरेटिव को सपोर्ट करता है। जो फैक्ट्स इनकन्वीनियंट होते हैं वो कहानी से गायब हो जाते हैं। अब ऑडियंस को अक्सर फैक्ट चेक करने की आदत नहीं होती है और वो इजीली स्टोरी में बिलीव कर लेती है, क्योंकि स्टोरी को बहुत ही ऑथेंटिक लुकिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है। रियल लोकेशंस, रियल इंसिडेंट्स। आर्टिकल 15 में भी उसी तरीके से 2 लड़कियों के साथ क्राइम दिखाया जाता है, और जिस तरीके से रियल इंसिडेंट के वक्त भी उन्हें पेड़ से लटका दिया गया था, वही इंसिडेंट को रिक्रिएट किया जाता है। ऊपर से ट्रेलर में बहुत चालाकी से इंस्पायर्ड या बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स दिखा दिया जाता है, जिससे लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि ये वही स्टोरी है। माइन्यूट डिटेलिंग, या कैसे कैरेक्टर्स के रियल कास्ट और इंसिडेंट की सच्चाई को बदलकर एक ऐसी कहानी में कास्ट को जबरदस्ती घुसाया जाता है जस्ट टू डिवाइड पीपल एंड प्ले विद देयर इमोशंस, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। And it works every single time। इस तरीके की फिल्म्स की सक्सेस रेट काफी हाई होती है। इसके पीछे का रीजन है कंफर्मेशन बायस। लोग वही कहानी पसंद करते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करती हैं। अपर कास्ट तो लोअर कास्ट को डोमिनेट ही करते हैं, जातियां करते हैं, मुस्लिम तो टेररिस्ट ही होते हैं। ऐसे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करती हुई स्टोरीज को जब सोशल मुद्दों की आड़ में बेचा जाता है तो वो दोनों साइड से बिकती है। इन्हें वो भी खरीदते हैं जो इसके विरोध में है और वो भी जो सपोर्ट में, और फिल्म मेकर की चांदी ही चांदी। ऊपर से सोशल मुद्दों पर फिल्म बनाने का बढ़िया सा टैग भी मिल जाता है, और आर्टिकल 15 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नो डाउट आर्टिकल 15 वाज अ गुड फिल्म, बट इट सर्टेनली वाज नॉट एन ऑनेस्ट फिल्म। यस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अनफॉर्चुनेटली होता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। लेकिन ये बदायूं का इंसिडेंट उसमें से एक नहीं था। लेकिन लोगों के इमोशंस इस केस के साथ जुड़े थे और उसे बॉक्स ऑफिस पर कैश ऑन करने के लिए कास्ट एंगल क्रिएट किया गया। और अब अनुभव सिन्हा खुद ही कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है ही नहीं। वो तो पूरा का पूरा फिक्शन है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने फिल्म कहीं नहीं कहती कि मैंने बदायूं के ऊपर फिल्म बनाई है। जबकि इस फिल्म का ट्रेलर जो आज भी YouTube पर है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है बेस्ड ऑन शॉकिंग ट्रू इवेंट्स। हमारे देश में पॉलिटिक्स और रिलीजन तो बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं। लोग इन मुद्दों से इमोशनली जुड़े हुए हैं और इसी बात का फायदा कुछ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 2001 से लेकर 2014 तक अनुभव सिन्हा की किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया।
तुम बिन 10, रावण वे सेमी हिट्स। लेकिन 2014 के बाद से जब से ये एजेंडा वाला एंगल अनुभव सिन्हा ने अपनी फिल्मों में डालना शुरू किया है तो ऑलमोस्ट उनकी हर फिल्म को क्रिटिकल एक्लेमेशन मिला है। कुछ यही फंडा विवेक अग्निहोत्री ने भी इस्तेमाल किया। 2016 से पहले तक की उनकी किसी भी फिल्म का कोई जिक्र भी नहीं करता था, लेकिन पोस्ट 2016 फ्रॉम द ताशकंद फाइल टू कश्मीर फाइल्स टू द बंगाल फाइल्स हर फिल्म की बात होने लगी है। और फिर कुछ अपने रेगुलर नाम भी हैं जो कूद कूद कर स्टेज पर भाषण देने चले तो जाते हैं, लेकिन उनसे अगर मुद्दे या उससे जुड़ी कोई भी डिटेल पूछो तो नील बटे सन्नाटा ज्ञान उनका बाहर आ जाता है। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मुझे ड्राफ्ट बता दीजिए ना। कागजात नहीं है, ड्राफ्ट कहाँ है एनआरसी का? कहाँ है एनआरसी का? सरकार से पूछे मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं? कोई लेफ्ट विंग सपोर्टर है तो कोई राइट विंग। अपनी भड़काऊ स्पीचेस और पॉलिटिकल नरेटिव से ये आम पब्लिक को तो आपस में लड़वा देते हैं, लेकिन जब खुद साथ में मिलकर काम करके पैसे कमाने की बारी आती है तो इन्हें एक दूसरे के डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप काम करना चाहेंगे कंगना के साथ दोबारा? देखिए, मेरा रूल लाइफ में है नेवर से नेवर। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, और मैं कभी अपने एक्टर को थ्रू देयर इंटरव्यूज और जो भी उनकी मीडिया परसेप्शन होती है, फॉर दैट मैटर कोई भी इंडिविजुअल को, इस तरह से उनके जुडिशरी सिस्टम नहीं अपने माइंड में बना के रखी हूँ। लोग एक पॉलिटिकल स्पीच शायद 5 मिनट में भूल जाते हैं, लेकिन एक इमोशनल फिल्म दिमाग में सालों तक रहती है। और फिल्मों की इसी ताकत को यूज करके आजकल कुछ फिल्म मेकर्स पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड स्टोरी टेलिंग को कमर्शियल सक्सेस का फॉर्मूला बना चुके हैं। डिवाइड द ऑडियंस एंड रूल द बॉक्स ऑफिस। आज लेफ्ट राइट सबके एजेंडे एक्सपोज होंगे। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। और अब वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जल्दी वापस आने वाला है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ, और इसके लिए हमने एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट का चैनल बना लिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट। प्रोपेगेंडा फिल्म्स यानी कि ऐसी फिल्में जिन्हें किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नरेटिव या एजेंडा को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है बाय इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंसेस इमोशन एंड ओपिनियंस रादर देन प्रेजेंटिंग अ बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव व्यू। फिल्म कहती है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, लेकिन प्रॉब्लम है कि इंस्पायर्ड का मतलब होता है क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम कुछ फैक्ट्स को एग्जैजरेट करने का, कुछ फैक्ट्स को इग्नोर करने का, और कई बार रियलिटी में ना होते हुए भी कुछ कैरेक्टर्स को डेलिबरेटली विलन बना दिया जाता है। और इसका रिजल्ट ऑडियंस को लगता है कि वो हिस्ट्री देख रही है, रियल इवेंट्स पर बेस्ड कहानियां देख रही हैं, जबकि वो देख रही होती है एक एजेंडा फिल्म। हॉलीवुड ने जिंदगी भर एजेंडा फिल्में बनाई, ब्यूटीफुली बनाते हैं वो। CIA फंड करती है फिल्में, पॉलिटिकल एजेंडास होते हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म्स हमेशा से हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट रही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर I एंड वर्ल्ड वॉर II, जर्मन एंड सोवियत सिनेमा में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म्स को जमकर प्रमोट किया गया था। अब फिल्में हमेशा से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम रही हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, चाहे प्रोपेगेंडा फिल्म हो या फिर ना हो। फिल्मों का मैजिक ही कुछ ऐसा होता है कि एज एन ऑडियंस अगर आपको कोई फिल्म पसंद आई तो आपको उस फिल्म के किसी कैरेक्टर से या फिर फिल्म के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होना एक बहुत ही आम बात बन जाती है। और इसी बात का फायदा कुछ फिल्म मेकर्स उठाते हैं एजेंडा बेस्ड मूवी बनाकर। इसमें स्पेशली वो हैं जिनकी या तो मेन स्ट्रीम मूवीज का बिजनेस काफी टाइम से ठप पड़ा हुआ था, वो ऐसी एजेंडा बेस्ड कंट्रोवर्शियल मूवीज बनाते हैं और उनकी दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। बल्कि ऐसी मूवीज बनाने के बाद वो खुद को सोशल मुद्दों से जुड़ा हुआ इंटेलेक्चुअल फिल्म मेकर बताकर अपना अलग ही PR गेम चला रहे हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनका एक्टिंग करियर जब तक ठीक ठाक चल रहा था तो वो ना तो किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करते थे और ना ही किसी सोशल मुद्दे पर। कंगना रनौत को भी जब तक बॉलीवुड में काम मिल रहा था, शी वॉज नेवर सो वोकल अबाउट हर पॉलिटिकल ओपिनियंस। लेकिन जैसे जैसे बॉलीवुड से काम कम होने लगा, कंगना की पॉलिटिकल ओपिनियन सडनली तेजी से बढ़ने लगी। And no wonder today she is an active member of the parliament. स्वरा भास्कर ने भी जब देखा कि सोनम कपूर और रिया कपूर की चमचागिरी करने के बाद भी उन्हें उनकी फिल्मों में सिर्फ चमची का ही रोल मिल रहा है और अब तो उनके खुद के करियर पर ताला लग चुका है, तो स्वरा भास्कर ने भी अपना ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन चुन लिया है। चाहे छावा फिल्म जो छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी थी, उसके गाने को ब्रेन एंड सोल डेड बताना हो या फिर राजपूत कम्युनिटी को टारगेट करके पद्मावत के जौहर सीन को अपोज करते हुए ओपन लेटर लिखना हो जिसमें वजाइनास जैसे वल्गर वर्ड का यूज किया गया था। जहाँ एक तरफ तो स्वरा भास्कर फेमिनिज्म का चोला पहनकर कुछ भी बक देती हैं, वही यही स्वरा भास्कर नवंबर 2024 में मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ हंसते हुए फोटो खिंचवाती हैं। ये वही मौलाना सज्जाद नोमानी हैं जो कहते हैं कि बेटियों को मत पढ़ाओ, उन्हें स्कूल्स और कॉलेजेस अकेले मत भेजो। वो कॉलेज में दिन भर रही या कॉलेज में आने के बाद फिर चुपके से कहीं और चली गई। अपनी बेटी को तन्हा कॉलेज न भेजें। अब कहाँ गया स्वरा भास्कर का फेमिनिज्म? कभी सोचा है कि कुछ सिलेक्टिव फिल्म मेकर्स और एक्टर्स जब उनकी दुकान नहीं चल रही होती है तो क्यों ऐसे पॉलिटिकल एजेंडा वाले मुद्दों में दिखते हैं?
ये है उमर खालिद और सरजीत इमाम, जिन पर 2020 दिल्ली दंगे भड़काने के इल्जाम लगे हैं। और उनका ये वाला स्टेटमेंट जो उन्होंने CAA NRC के प्रोटेस्ट के वक्त दिया था। अगर हम स्कॉलर हैं तो इतना तो कर सकते हैं हम कि एक गैर मुस्लिम अपने साथ ला सकते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि एक आध हिंदुओं को हमारे साथ खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो कम्युनल ना दिखे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर 500 हैं दिल्ली में तो हम 500 मुसलमान 500 हिंदू रोड पे खड़ा कर दें अपनी शर्तों पे, अपने कॉज के लिए। अरे भाई एक हिंदू को तो आप ला सकते हैं ना अपनी शर्तों पर। जब कोई सेलिब्रिटी किसी एजेंडा से जुड़ता है तो उस एजेंडे को मीडिया हाइप मिलता है, और अगर वो ऑपोजिट कम्युनिटी का हो देन इट्स इवन बेटर। और इसीलिए स्वरा भास्कर जैसे एक आध हिंदू हमेशा ऐसे लोगों के भाड़े के टट्टू बनकर उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। स्वरा भास्कर ने जमकर CAA प्रोटेस्ट में इन्हीं लोगों के साथ मिलकर स्टेज पर नारे लगाए। लेकिन ये दोनों आज भी जेल में बंद है और स्वरा भास्कर चैन से बाहर घूम रही हैं। और फिर कुछ तापसी पन्नू जैसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा करियर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी सपोर्टर गैंग की शरण में जाकर फल फूल रहा है। तापसी की वो सारी फिल्में जहां उन्हें एक पिवटल कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला है वो या तो अनुराग कश्यप की बदौलत है या फिर अनुभव सिन्हा की बदौलत। और तापसी भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। अनुराग कश्यप वर्सेस अनुभव सिन्हा। आप मेरी फिल्मोग्राफी देखिए तो मेरा पूरा करियर ही इन डायरेक्टर्स की वजह से चल रहा है, बिकॉज इन्होंने ही मुझे दोबारा काम दिया है। देश के मुद्दे जरूरी है, देश के मुद्दों पर बोलना भी जरूरी है, लेकिन जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं, आपके पास फिल्म्स जैसा एक पावरफुल मीडियम होता है, देन लाइक दे से विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अपने पोजीशन का, अपने पावर का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। बॉलीवुड में या तो दो तरीके के इंसान है, एक वो जो किसी मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहते हैं और दूसरे वो जो हर मुद्दे पर कूद कर बोलने आ जाते हैं। मकसद ये नहीं है कि प्रोपेगेंडा या एजेंडा ड्रिवन फिल्म्स बननी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। पैट्रियोटिक फिल्म्स, देश को सपोर्ट करती फिल्म्स, इनमें एजेंडा होना जरूरी है। आखिर आप एक इंडियन फिल्म मेकर होकर ऐसी फिल्में तो नहीं बनाएंगे जहां पर पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करे और अपने देश को विलन बना दे। ऐसे केसेस में नेशनल पर्सपेक्टिव और बायस समझ में आता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब देश के इंटरनल मुद्दों को, सोशल इश्यूज को एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर बेचा जाता है। जब फिल्म मेकर स्टोरी टेलर से ज्यादा एक्टिविस्ट बन जाता है, तब सिनेमा का बैलेंस खत्म हो जाता है और उस वक्त ऑडियंस को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सिर्फ एक चीज की, क्रिटिकल थिंकिंग। अपना दिमाग लगाओ, फैक्ट्स चेक करो। तो अगली बार जब आप कोई फिल्म देखे जो कहती हो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो एक सवाल जरूर पूछना, सच है लेकिन किसका सच? रियल सच या डायरेक्टर का सच? कि आर्टिकल 15 देखते वक्त एक बार भी मन में ये डाउट आया था कि शायद इन कैरेक्टर्स के कास्ट को बदल दिया गया था टू फिट इनटू आवर कंफर्मेशन बायस्ड, या यू बिलीव द डायरेक्टर्स वर्जन कंप्लीटली? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।